जय हिंद। समझते हैं कि आरटी-पीसीआर से कैसे जांच किया जाता है कोरोना वायरस का, और आरटी-पीसीआर में जो सीटी वैल्यू आती है इससे क्या कोरोना के मरीज के खतरा कितना है इससे जाना जा सकता है, और घर बैठे पल्स ऑक्सीमीटर से हम किस तरह से अपना फर्स्ट एड ले सकते हैं, और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है कि वहाँ बेड नहीं है तो हम अपने इलाज को किस तरह से कर सकते हैं। पहले आरटी-पीसीआर समझते हैं। देखिए, जो कोरोना वायरस है ना, ये ससुरा सबसे बड़ा समस्या है कि ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए जो होता है, और हम लोग के पास डीएनए है। देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसमें दोहरी रस्सी होती है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए का मॉडल, जबकि आरएनए जो होता है डीएनए का आधा होता है, ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल हेलिक्स होता है यहाँ पर। तो ये आरएनए हो गया, ये डीएनए। हमारे शरीर में डीएनए होता है, ये जेनेटिक होता है, और जो कोरोना वायरस है इसके अंदर जो है वो आरएनए है। समस्या ये है कि हम लोग आरएनए को नहीं चेक कर पाते। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो चेक करने की है, वो डीएनए को चेक करने की है। जैसे आपके बच्चे की शक्ल अगर आपके पड़ोसी से मैच करने लगती है ना, तो हम लोग डीएनए चेक करते हैं। लेकिन ससुरा कोरोना में डीएनए है ही नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे? तो हमें उस आरएनए को जोड़कर, एगो एनए से जोड़ के हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए बनाना पड़ेगा। तो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। इसका एक हिस्सा तोड़ दीजिएगा तो आरएनए बन जाता है। इस तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन ससुरा कोरोना में तो ये तो पहले से टूटल है, एक वही है, तो इसे जोड़ना होगा। तो इससे हमें आरएनए से वापस डीएनए बनाना होगा। तो जब डीएनए से आरएनए बनाए थे तो ट्रांसक्रिप्शन था, तो वापस आरएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें कोरोना की जांच करने से सबसे पहले कोरोना के अंदर जो आरएनए है उसे जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए बनाना पड़ेगा। इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को कहा जाता है आरटी। तो कुछ लोग इसको रियल टाइम कह रहा है, इसे कहा जाता है आरटी। अब पीसीआर का होता है क्या? पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। तो ये क्या किया जाता है? कई ठो चेन बनाने होते हैं, कई सर्किल बना के होता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ सर्किल, दो सर्किल बना दिए यहाँ पर, तो दो हो गया यहाँ पर। तो ऐसे करके चेन बनाया जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन, इसी आधार पर कोरोना जो होता है उसकी जांच किया जाता है। अब इसमें क्या जांच करते हैं समझिए। आपके नाक से लिया जाता है स्लाइवा, या मुंह से क्या लिया जाता है? स्लाइवा को लिया जाता है। इस स्लाइवा में है आपका आरएनए, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएंगे डीएनए, और डीएनए के बाद हम इसे मशीन में डालेंगे। ये आरटी-पीसीआर की जो मशीन है, अब इस मशीन में हम इसका साइकिल बनाएंगे डीएनए का। कितने साइकिल बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा। यहीं पर होता है आपका साइकिल थ्रेशोल्ड। क्या है? वैज्ञानिकों ने या लैब वालों ने एक फिक्स वैल्यू रखा है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड वैल्यू। यह है थ्रेशोल्ड वैल्यू। इनका जांचना है कि कोरोना के कितने चेन बनाए जाए। ये आरएनए का है। देखिए, आरएनए का कितना चेन बनाया जाए कि उसके अंदर हमको कोरोना वायरस दिख जाए। आरएनए को किस में बदलना है? डीएनए में। और इसमें कितने चेन बनाए जाए कि हमको कम से कम क्या दिख जाए? कोरोना वायरस दिखाई दे दे। तो एक एवरेज वैल्यू निकाला गया कि कितने चेन घुमाना है? 35। 35 चेन घुमाएंगे, और इस 35 घुमाने तक में अगर कोरोना मिल गया तो हम कहेंगे कि भैया ये कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन 35 चेन घुमा दिए, यानी आरएनए का 35 डीएनए, मतलब समझिए टेक्निकल भाषा में, उसे चेन घुमा दिए, और 35 घुमाने के बाद भी नहीं मिला तो कह देंगे भैया तोरा में कोरोना वायरस मिल ही नहीं रहा। ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा। ये जो जूस बनाने वाली मशीन होती है, इसमें आप मौसमी या कुछ भी डालते हैं और इधर से आप नचाते हैं। तो आप बताइए, पहला बार नचाते हैं तो क्या उसमें से रस निकलता है? नहीं। 2-3 बार ऐसे नचाइएगा तो नहीं निकले, उसके बाद उसमें से रस निकलता है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है। फर्स्ट राउंड में अगर आप आरएनए को घुमाएंगे तो उसमें कोरोना डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर यही देखता है साइकिल थ्रेशोल्ड में कितना साइकिल घुमाए हैं कि कोरोना निकला है। जैसे हम मौसमी डाल दिए तो कितना साइकिल घुमाएंगे कि मौसमी का रस निकले? कम से कम 4-5 बार घुमाएंगे ना, तभी उसका रस निकलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत दाबते निकल जाएगा। तो मौसमी का सीटी वैल्यू कितना हो गया? 5। कितना पे वो रस फेंका है? ऐसे ही आम का कर देंगे तो आम का तनी और निकलेगा देर में, आम का रस निकलेगा 10 बार में। अमरूद डाल देंगे और कहेंगे कि अमरूद का बताइए तो सीटी वैल्यू को वो साइकिल मारेंगे तो निकलेगा। अमरूद में रसे नहीं होता है, तो ससुरा में 10-15 बार मारेंगे तब रस निकलेगा। वैसे ही हो रहा है ससुरा कोरोना में। कोरोना में जब आरटी-पीसीआर किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कितना साइकिल करेंगे कि कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है। तो किसी का 5 साइकिल में कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है, तो कह रहे ससुराल में तो बहुते कोरोना था, 5 बार घुमाए हैं मिल गया।
और किसी किसी में नहीं मिल रहा है, 10 बार घुमा रहा है तब मिल रहा है, तो कह रहा है भैया तोरा में कोरोना तनी कम है। और किसी किसी में 20 बार घुमाना पड़ रहा है, 20 साइकिल चलाना पड़ रहा है, 20 साइकिल घुमाने के बाद उसमें कोरोना आ रहा है, तो उसका सीटी वैल्यू कितना दे रहा है 20। किसी किसी का 30 साइकिल घुमा रहा है तब उसमें कोरोना मिल रहा है, मतलब उसमें सोच रहा कोरोना है ही नहीं है, कोना कोना खोज दिया गया। और किसी का 35 घुमाया गया और तब वो नहीं मिला तो उसे कह देते तुम निगेटिव हो। यानी सीटी वैल्यू ज़्यादा होगा तो ठीक बात है, मतलब कोरोना जल्दी नहीं मिला है। और सीटी वैल्यू कम है, मान के चलिए 2 है सीटी वैल्यू, यानी 2 राउंड मारा धाए दे कोरोना मिल गया, इसका मतलब ससुरा बहुत ज़्यादा कोरोना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और किसी का सीटी वैल्यू 30 है, मतलब ससुरा 30 राउंड मारा है तब जाके उसको कोरोना दिखा है। तो सीटी वैल्यू का ज़्यादा होना ये दिखाता है कि कोरोना की मात्रा कम है, और सीटी वैल्यू कम है मतलब तुरंत कोरोना मिल गया, मतलब शरीर में कोरोना की वैल्यू ज़्यादा है। सीटी वैल्यू से आपके स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी का सीटी वैल्यू ज़्यादा है मतलब कोरोना कम है, तो ऐसा नहीं कि वो खतरे से बाहर है। कोरोना कम रहे या ज़्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, वो तो एक बार आएगा और खटाखट अपना रेप्लिकेशन करके बढ़ा लेगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है किसी का सलाइवा लेने में कम आ जाता है, कम सलाइवा आता है तो उसका सीटी वैल्यू ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उसमें से कोरोना जल्दी मिलता ही नहीं है। जैसे आप समझिए, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोरोना उसको शुरुआत में हुआ, तो जैसे उसके शरीर में कोरोना घुसा तुरंत तो कोरोना फैल नहीं जाएगा, तो जैसे कोरोना घुसेगा अब वो जाएगा अपने RT-PCR करने, तो उसका 1 राउंड करेगा RT-PCR तो कोरोना मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी एंट्री मारा, अभी तो बहुत कम होगा, तो उसका 2, 10, 15, 20, 25 पे जाके डिटेक्ट होगा। तो डॉक्टर कहेगा अरे भैया आपका सीटी वैल्यू तो 25 है, मैंने जल्दी कोरोना मिल ही नहीं रहा था। लेकिन अगर वही मरीज 10 दिन बाद चेक कराने जाएगा तो उसके फेफड़ा में तो पूरा कोरोना भर गया होगा। अब जब चेक करेगा तो 2-4 राउंड मारेगा, इसे 2, 4, 5 का रिस्क 5 में मिल गया तो कोरोना कम हो गया, तो सीटी वैल्यू कम हो गया। लेकिन जब वो मरीज 15-20 दिन बाद ठीक हो जाएगा तो उसके शरीर से तो कोरोना मर चुका है। अब जब उसका सीटी वैल्यू चेक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना पड़ेगा, क्योंकि मर और के ख़त्म हो गए, सब कोना वोना में बचल होंगे सब, तो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना पड़ेगा। मतलब समझिए क्या है कि शुरुआत में आपके शरीर में कोरोना कम होता है, इसलिए साइकिल ज़्यादा चलाना पड़ता है, तो सीटी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे बीच वाली स्थिति में आते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, तो सीटी वैल्यू घटने लगती है। क्यों? क्योंकि तुरंत कम में साइकिल में आपको कोरोना मिल जाता है, और जब आप ठीक होने लगते हैं, एंड होने लगते हैं, तो फिर सीटी वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब समझिए यहाँ पर सीटी वैल्यू जो है वो कोरोना लोड, मतलब कोरोना का कितना लोड है, इस दोनों में उल्टा संबंध है। आपका सीटी वैल्यू ज़्यादा मतलब कोरोना बहुत कम है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जिसका सीटी वैल्यू कम है वो बच जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल कोरोना के वर्तमान संख्या को बताता है। संख्या से क्या मतलब, ये तो तुरंत बढ़ा ही लेता है अपनी संख्या, कोरोना को संख्या से मतलब है। तो अगर बताइए सीटी वैल्यू कम तो लोड वैल्यू ज़्यादा। हम आपको बताते हैं, यहाँ हम मरीज का सीटी वैल्यू लिखे, हम कहते हैं कि इसमें बताइए वह कौन सा मरीज है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटी, मतलब किस स्थिति में सबसे ज़्यादा वायरस दिखने हैं। सबसे वायरस ज़्यादा कब दिखेंगे? सीटी वैल्यू पर तुरंत वायरस कब दिखेंगे? देखिए आप यहाँ पे 5 पर, जिसका सीटी वैल्यू 5 है मतलब सोच रहा 5 साइकिल में उसको कोरोना मिल गया, 5 बार साइकिल घुमाया उसको कोरोना मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा शरीर में कोरोना भर ले था। और सबसे कम कोरोना किस में देखा गया? तो जिसका सीटी वैल्यू 32 है, क्योंकि 32 राउंड किया है, खोजते खोजते 5 में नहीं मिला, 15 में नहीं मिला, 25 में नहीं मिला, लास्ट में मिला 32 में, बहुत कम कोरोना है। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इसमें कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन ठीक होगा, क्योंकि कोरोना खुद की संख्या बढ़ाने में स्वतंत्र है। RT-PCR का जो टेस्ट है वो हॉस्पिटल में जाके ही होता है, और हॉस्पिटल में इतना भीड़ है कि कौन जाएगा वहाँ पे, इसलिए आप पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। पल्स मतलब आपकी हार्ट बीट भी नाप देगा, ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन लेवल भी नाप देगा। इसके अंदर एक इंफ्रारेड रेज होती है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को नाप देती है। इसमें क्या क्या होती है, ये 3 चीज़ों को बताता है। ये इस शेप में होता है मशीन, इसे जिस हाथ को आप ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे हम राइट हैंड वाले हैं तो राइट हैंड की दाहिने हाथ के इस उंगली में पकड़ेंगे, और जो बाएं हाथ से ज़्यादा काम करता है, लेफ्ट हैंडर होता है, वो उसकी फर्स्ट फिंगर में इस मशीन को लगाएगा। इसको ये ये यहाँ बटन होता है ऑन करने वाला, ये बटन ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद से इसमें इसको पकड़ लीजिएगा, 1 मिनट में आपको पूरा बता देगा। अब इसमें 3 चीज़ होता है। पहला होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज।
यानी आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसे शॉर्टकट में क्या करता है, SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, ये कितना होना चाहिए, तो 94 से ज़्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा 94% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, या 92 है। इस सचुरा को या 92 कैसे हो गया, कोरोना का शौक है इस पर, 92 नहीं होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ देखा जाता है इसमें, पल्स रेट यानी PR, कितना दिल की धड़कन चल रही है। ये 60 से 90 है तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा ना PR पल्स रेट कितना है, या 86 है, तो ये तो भैया ठीक है, क्योंकि 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल 92 है, ये गड़बड़ है, ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होता है, परफ्यूजन इंडेक्स PI होता है, ये किसी काम का नहीं होता है कोरोना के लिए। PI जैसे यहाँ देखिए PI परसेंटेज है, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, 2 से 20 के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका 5.8 है, ये भी ठीक है 5.8, लेकिन हाँ इतना याद रखना है, PI जो वैल्यू है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू है, वो 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए ये तो ऑक्सीजन लेवल बता देता है, ये तो दिल की धड़कन बता देता है, ये क्या बताता है, PI रेट यानी परफ्यूजन इंडेक्स बताता है कि कितने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यानी अंतिम नस तक भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब सोच 0.5 हो जाएगा मतलब गड़बड़ है, लास्ट तक नस ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दिखा रहा है इसका ठीक ठाक है। ये PI जो होता है 2 से 20 के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग किसका कौन है, तो 94 से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम आपको यहाँ दे देते हैं, देखिए यहाँ पर दे रहा है परसेंटेज ऑफ सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन, बताइए इसमें कितना है, 97, ठीक है कि नहीं, तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है। और ये इसका पल्स रेट जो यहाँ दिया है 83 है, ये भी सही है, 60 से 90 होना चाहिए। इसका चेक करते हैं, इसका ऑक्सीजन लेवल ससुरा 99 है। भाई साहब इतना खतरनाक आदमी भगवान है क्या ही है, 99 ऑक्सीजन लेवल, इसको कोरोना नहीं है। और इसका पल्स रेट 68 है, सही है, ये 60 से 90 होना चाहिए यहाँ पर, और ये कितना होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सही है ये यहाँ पर। दूसरा एक स्लाइड देखते हैं यहाँ पर, इसका बताइए आप बताइए इसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, वीडियो रोक के कमेंट कीजिए। ऑक्सीजन लेवल ये है या ये है। ऑक्सीजन लेवल के लिए क्या लिखा रहता है, SpO2, O2 से भी आप पकड़ लेंगे, 97 है, 1 नंबर है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। पल्स रेट 60 है, चलेगा, 60 से 90 होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं। अब ये कोई लड़की का हाथ है, देख रहे हैं नाखून उखून इतना बढ़ा हुआ है, ले लड़की देख के ये ऑक्सीमीटर काम करना छोड़ दिया, देख रहे हैं, लड़की बहुत खतरनाक चीज़ है, लिख दिया गुड, बहुत अच्छा, सोच रही अपना काम भूल गया, लड़कियां का तारीफ कर रहा है, गुड ऑक्सीमीटर। अरे भाई साहब इसको देखो क्या हो गया, ऑक्सीमीटर पगला गया। जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम बता रहा है उसे हर 2-3 घंटे पे अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, और अगर 90 के आसपास ऑक्सीजन लेवल पहुंच गया है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट में रहेंगे और होम क्वारंटीन में ऑक्सीजन लेवल मंगा लेंगे और मास्क लगाए रहेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जब 80 से नीचे चला गया तो डॉक्टर के कंसल्ट में ज़्यादा रहना है वहाँ पर, फिर आपको कुछ दवाई दिए जाएंगे, जैसे बहुत फेमस एक डेक्सामेथासोन है और एक रेमडेसिविर है, ये ज़्यादा दिया जा रहा है उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन लेवल नीचे घट रहा है तब। अब कोरोना में ना बाबू देखिए, आपको ध्यान से ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपके शरीर में विटामिन C नहीं कम होना चाहिए और जिंक की मात्रा नहीं कम होना चाहिए, वरना आपका जान लेके चल जाएगा। जिंक कहाँ से ले लेंगे, तो जिंक ले लेंगे, आप बॉयल अंडा खा लीजिए, गर्म दूध पीते रहिए, तो हर घंटे 1 कप गर्म दूध पीते रहिए, इन्हें कि एक के बाद 2 लीटर पी जाए, हर घंटे 1 कप पीते रहिए, क्योंकि गला को गर्म रखना जरूरी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जिंक की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए शुगर के जो मरीज होते हैं, तो शुगर के मरीज में जिंक पहले से कम होता है, जिंक ही बनाता है इंसुलिन को। अब क्वेश्चन भी पूछता है कि इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इंसुलिन के अंदर जिंक ही होता है। तो शुगर के मरीज का इंसुलिन कम होता है, मतलब उसका जिंक भी कम है, तो इसीलिए कोरोना ससुरा शुगर वालों को छोड़ता नहीं है जल्दी वहाँ पर, क्योंकि उसको जिंक ही घटाता है और शुगर वालों को पहले से था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब विटामिन C, देखिए विटामिन C का सिंपल सी बात बताते हैं, आपको क्लास में भी पढ़ाएं। ये एक ऐसा विटामिन है जो क्या करता है भैया, ये स्टोर नहीं हो सकता है, शराब पीने पे नष्ट हो जाता है, पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है, भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट हो जाता है, सब्जी छील देंगे तो नष्ट हो जाता है, मांसाहारी भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है, विटामिन C को हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, जब तक पेट में रहेगा तब तक काम करता है, ये सारा बता दिए बायो के क्लास में। तो विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। आप कोशिश कीजिए आंवला,
एक आंवले के अंदर 7 नींबू के बराबर विटामिन सी होता है। तो ये आंवला का तो सीजन है नहीं, तो आप क्या कीजिए, सूखा हुआ आंवला खाइए। बाद में आपको संतरा, मौसम्मी जो मिले खट्टा कचर के खा जाइए वहाँ पे, क्योंकि वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। पेशाब करेंगे विटामिन सी खत्म हो जाएगा। और एक मल्टी विटामिन टैबलेट आता है, तो